बीच रिलायंस के अलावा जो शेयर चल रहे हैं वो आपके सामने आवरली गेनर्स निफ्टी के पार्टिसिपेंट, उसमें एशियन पेंट, एक्सिस बैंक कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 500 का बहुत क्रिटिकल लेवल है। देखिए नेगेटिव खबर है, बाजार में खबर आई कि वो कोई स्टेक नहीं सेल कर रहे, उसके बावजूद भी आप एक्सिस बैंक को आज 3% ऊपर देख पा रहे हैं। ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस थी। कोल इंडिया भी चला, एक्सपायरी का शेयर करीब 2% ऊपर है। ब्रजेश जरा एक्सिस बैंक पे मेरे को बताइए, ये 500 के ऊपर आया है 5 महीने के बाद, अभी 20 रुपये का ही मूव मिलना चाहिए या फिर इससे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? हमको रुकना है या फिर प्रॉफिट को बुक करना है? देखिए, अगर हम एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट्स एज वेल एज आवरली चार्ट दोनों में ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो एक पुलबैक रैली एक्सपेक्टेड थी और वो वहाँ से पुलबैक रैली देखने को मिली है। ऑन इमीडिएट बेसिस पे आपको 510 से 512 का एक सपोर्ट है। मुझे लगता है वो होल्ड ऑन करेगा। अगर कोई थोड़ा सा अगर डिप आता है 2-5 रुपए का, मतलब आई एम अज्यूमिंग लाइक 515 से 517 के आसपास में आता है, तो आपके लिए वो फेवरेबल रहेगा एज अ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग के लिए। इनके पास स्टॉप लॉस ऑफ 510। आई थिंक कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में एक बार आपको 529 से 530 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, और एक बार अगर वो सस्टेन कर गया तो पुलबैक रैली कैन गो अप टू 555। तो ये मेरा मानना ये है कि एक बार आपको 530 का लेवल तो एक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा व्यू एक्सटेंड कर दें 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के लिहाज से, तो 555 तक के भी लेवल चार्ट पे अनुसार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। खैर चलिए, इसमें और कई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं आज के मूव में कि आज ओपनिंग के बाद से अभी तक 17,000 करोड़ ऑलमोस्ट, मतलब क्लोजिंग आने तक का मैं देख रहा हूँ, तो भी लेकिन 16,500 करोड़ के आसपास इतनी कमाई भी हो गई है किसी की। तो ये इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आशीष ये भी बताइए कि चलिए देखिए, कल से बात हो रही है रिलायंस जो दूसरा पहलू था, और मैं कल से इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरा जो पहलू था उनके बयान का वो था that at any given point they will offer 20% higher data than the existing prevailing market, you know, यानी कंपटीशन से। सो इफेक्टिवली किसी भी पॉइंट, एक तो वॉइस कॉल हमेशा के लिए फ्री रहेगी, दूसरा उनका जो मतलब their data will be 20% cheaper than the market benchmark। तो जो बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं उसमें क्या करें अब? देखिए, बिल्कुल थोड़ा प्रेशर तो जियो के आने के बाद से सारे जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उन पर आ चुका है। यदि आप एयरटेल का भी प्लान देखें तो करीब 350 रुपये में ऑलमोस्ट वो 1 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सेल करना। और BSNL ने भी अपने नए प्लान्स लॉन्च किए हैं जहां पर फ्री वॉइस है। तो मुझे लगता है जो जियो ने डिसरप्शन इस इंडस्ट्री में क्रिएट कर दिया है, जहां पर आगे जाके शायद वॉइस को चार्ज करना सभी के लिए मुश्किल रहेगा और एक फिक्स्ड जो आपका पे आउट है वो वाला मॉडल चलेगा। तो जो इसमें मेजर मेरा मानना है डिस्ट्रप्शन है वो वोडाफोन और आइडिया जैसे प्लेयर्स को रहेगा, जहाँ पे अभी भी 4G का पेनिट्रेशन उनके क्लाइंट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। भारती एयरटेल ने चूंकि ये प्लान लॉन्च कर दिया है तो मुझे लगता है वो अपना मॉडल थोड़ा सस्टेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल प्रेशर इंडस्ट्री में सभी के ऊपर रहेगा, बट आई थिंक जो विक्ट्री अभी है टाइम बिंग के लिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मेरे एक्चुअली इसको आपकी वाली बात को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि रिलायंस की बैलेंस शीट, खासकर रिलायंस जियो का है, कितनी बैलेंस शीट कितनी मजबूत होगी अब ये शायद भारती और आइडिया डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो क्या ऑफर लेके आते हैं। ये तो तय है कि 20% वो सस्ता दे देगा, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर अब उनके हाथ में आ गया है कि आप क्यों क्या होगा। दूसरा पहलू ये है ना कि आप प्राइस वॉर ही अगर करना है तो आई थिंक रिलायंस से बेटर कोई नहीं कर सकते हैं प्राइस वॉर इस समय। तो वो उस एंगल से भी प्रेशर थोड़ा रहेगा जो आशीष अभी कह रहे थे। लेकिन इन सबके बीच आज अंचल हमारे साथ है कुछ इंटरेस्टिंग नंबर क्रंचिंग करने के लिए। रिलायंस पर काफ़ी बात हुई है, बिफोर वी मूव टू अदर स्टॉक्स। बताइए अंचल। शुक्रिया अमीर। मैं नंबर क्रंचिंग आप जैसे बात कर रहे थे कर ही रहा था। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी निकला आज सुबह जब से बाजार खुला है तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट करीब 53 करोड़ पर मिनट के हिसाब से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो उनका हिस्सा है करीब 46.48% होल्डिंग है। 317 करोड़ शेयर्स हैं करीब उनके पास। और अगर इस डेटा को आप एनालाइज करें 16,350 करोड़ की वेल्थ बढ़ी है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के में जो मूव आया 10% का। और अगर इसको और ट्रिकल डाउन करें पर मिनट उन्होंने ऑलमोस्ट 53 करोड़ पर मिनट उन्होंने ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मूव रिलायंस में रहा।
अच्छी चीज़ ये थी, हिस्टोरिकली अगर आप कंपेयर करें डेटा को, सबसे बड़ा इंट्राडे मूव रहा आज रिलायंस में। वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो 2010 के बाद सबसे हैवी वॉल्यूम्स रहे, तो कई सारे बेंचमार्क्स आज के एक ट्रेड में रिलायंस ने तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तब 1 सेकंड में 7 ग्राहक रिलायंस जियो के बन रहे थे, ऐसा समझ में आया। और आज डाटा देख के, संपत्ति देख के ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे में 9 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 1 सेकंड के अंदर 7 ग्राहक, लेकिन पैसे 1 घंटे के अंदर 9 करोड़ जो कि रिलायंस के अंदर बनते हैं। देखिए 5 घंटे की संपत्ति की कैलकुलेशन आपके सामने ही है कि जो कि 16,350, माफ़ कीजिए वो 1 मिनट की है, वो 1 घंटे की नहीं है जो 9 करोड़ में आपको बता रहा था। बिल्कुल, चलिए कुछ और देख लेते हैं, और भी कुछ मार्केट में बाकी कुछ भी हो रहा है आज देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन जो गौरंग कह रहे थे वो बात सही है। अब देखिए जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट डबल है बढ़ने वाले काउंटर्स के मुकाबले, लेकिन कुछ एक काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव है अपार्ट फ्रॉम रिलायंस, इसमें एक तो RIIL भी शामिल है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये करीब 13% चला है। श्रेयस शिपिंग ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। HOV सर्विसेज पर अच्छा मूव है, करीब 7% ऊपर ये चल रहा है। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जिसमें अच्छा MT एजुकेयर आज भी चला है, करीब 5% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। जैकॉप और HEG ये 2 अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आपके रेडार पर ब्रिजेश कोई काउंटर है क्या इसमें से? देखिए, आपने रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा की बात की थी। मेरा मानना ये है कि सेम एज अ रिलायंस की तरह ये भी एक अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड करेगा। 435 का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको 485 से 490 पहला एक रेजिस्टेंस प्ले करता हुआ दिखेगा, और द नेक्स्ट वुड बी 510। ठीक है, इस बीच जो और शेयर चल रहे हैं उसमें आप देखिए, एक तो J&K बैंक हमने सुबह आपको दी थी कॉल, टुडेज ट्रेड था आज का, ये करीब 3% ऊपर है। जस्ट डायल आज फिर से चल रहा है, 520 को पार कर चुका है। अपोलो हॉस्पिटल जिस पे कल FIBB की मंजूरी आई 750 करोड़ रुपए की, ये भी 2% ऊपर है। गुरांग, ये अपोलो हॉस्पिटल पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये हॉस्पिटल सेक्टर में एकाएक न्यूज़ फ्लो बढ़ गया है, ये कंसोलिडेशन का न्यूज़ फ्लो भी है और एक्सपेंशन का भी है। फोर्टिस में कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन, अपोलो में किसके साथ जाएं? फोर्टिस के कंसोलिडेशन के पास या फिर अपोलो के एक्सपेंशन के साथ? वेल डिम्पी, ये दोनों स्टॉक पर कवरेज है हमारी, और मैं आपको सिर्फ 1 साल 2 साल भर पहले के चार्ट अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर के, तो मेरे ख्याल से करीबन 600-650 रुपये का भाव था अपोलो हॉस्पिटल का, और अपोलो हॉस्पिटल का, और फोर्टिस का भाव करीबन 100 या 150 के आसपास। अब पिछले साल 2 साल में आप ये देखिए कि 600-650 वाला 1300 पे पहुंचा है अपोलो हॉस्पिटल, और फोर्टिस कई खबरें आई लेकिन 200 के पार निकलना इसके लिए बहुत ही बड़ा भारी काम है। कवरेज दोनों पर है, लेकिन अगर प्रेफरेंस देना चाहेंगे तो हम अपोलो हॉस्पिटल को पसंद करेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास विस्तार योजना है, लेकिन इनके पास फार्मेसी बिजनेस है, जो अगर ये अलग रूप से लिस्टिंग करना चाहते हैं तो एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन भी बनता है। और उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि वैल्यू क्रिएट करना है तो पहले पसंद की होनी चाहिए अपोलो हॉस्पिटल, और उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर। और फोर्टिस हेल्थ केयर में खबरें काफ़ी आई हैं, लेकिन हर एक ऊपर के तरफ के पड़ाव के बाद फोर्टिस हेल्थ केयर का शेयर दम तोड़ देता है 200 के आसपास जा करके। बिल्कुल। इस बीच एक बार चलिए मिड कैप के लूजर्स को देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स 130 पॉइंट नीचे है, ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट यहाँ पर है। और इसमें जो टॉप लूजर्स हैं, इसमें एक तो BEL, हालांकि ये इसका OFS फुली सब्सक्राइब हुआ है, ये करीब 3.25% नीचे है। गुजरात पीपाओ 3.25%, अदानी एंटरप्राइज 3%, आदित्य बिरला नुवो, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, स्ट्राइड शाशून, इप्का लैब्स, सेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान है। हेवल्स है जो कि करीब 2.5% नीचे है, और वोल्टास ये करीब 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। वोल्टास पर आशीष क्या व्यू है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो लॉयड्स का ट्रांजैक्शन हेवल्स के साथ में हुआ, तो उसके बाद ये इन जो कंपनियां वोल्टा से, इन जैसी कंपनियों का जो वैल्यूएशन है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है।
सेकंड बात यह है कि इस बार चूंकि फरवरी मंथ से ही का गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो जो एसी वगैरह की एसी और जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह की सेल है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज आने की उम्मीद है। तो मेरा मानना है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री अगले 1 से 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों ही स्टॉक इस लेवल पे अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। ठीक है, इस बीच उपेंद्र कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, शुक्रिया समय देने के लिए। एक एक शेयर करके बाजार को ऐसा सपोर्ट कर रहा है कि बाजार अब 9000 के बेहद करीब आ चुका है। ये जो बेहद करीब है ये पूरी तरह से 9000 हो जाएगा, ये उम्मीद करें कि इस फरवरी सीरीज के अंदर यानी फरवरी महीने के अंदर ही हम 9000 का आंकड़ा भी देख लेंगे। डीपी, ये तो डेफिनेटली हम आशा कर रहे हैं। आप देखेंगे तो अंडरलाइंग एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मार्केट में है। आप देखेंगे आज मार्केट लगभग पूरा डाउन है एक्सेप्ट रिलायंस जैसे 1-2 शेयर छोड़ के, लेकिन फिर भी इंडेक्स इज केप्ट अप, सो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द मार्केट और वो मार्केट को सर्वाइव करवा रहा है। और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेंथ आगे भी चालू रहेगी अनलेस एंड टिल वी सी सम मेजर इंटरनेशनल न्यूज़, नेगेटिव कुछ न्यूज़ आए तो ही उसका इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से मार्केट में एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। सो एक आशा है कि 9000 का हमें डेफिनेटली एक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि सब कोई एक्शन में ही है। बाजार एक्शन में है, रिलायंस 8 साल के बाद फिर से एक्शन में आ गया और सरकार की जो सोलर थीम है वो भी पूरी तरह से एक्शन में है। एक्शन ये है कि 50 पाक को मंजूरी दे दी है सरकार ने, कैपेक्स को बढ़ा दिया, साथ ही जो सब्सिडी है वो 20,000 से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी। तो इस सभी से जो आप सोलर से जुड़े हुए शेयर्स हैं सभी आज देखें करीब 9% के 10% तक की बढ़त के साथ है। और इस वजह से सबसे पहले आपको बताया था कि सोलर को लेकर आज कैबिनेट की बैठक के अंदर कोई अहम फैसला हो सकता है, वो हुआ और उसका फायदा भी आते हुए दिखा। न केवल सोलर बल्कि हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई कंपनी SJVN, उसको लेकर भी हम आज एक अहम जानकारी हमको मिली। कैबिनेट ने 5,723 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगेगा, अरुण 3 के नाम से होगा, कस्टम में 50% की ड्यूटी फ्री हो जाएगी और 75-25 का डेट इक्विटी रेशियो होगा। पीयूष गोयल ने एक कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जी को। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिजली मंत्री पीयूष गोयल है कैबिनेट में, जो आज डिसीजन हो उसके बारे में बताने के लिए। सर, ये देश में जो कोशिश चल रही है कि पूरे देश में बिजली हर गांव तक पहुंचाई जाए, उस दिशा में ये दो जो आज सोलर और दूसरा जो SJVN का है, दोनों में कितने महत्वपूर्ण होंगे? आज के दोनों निर्णय 2 तरीकों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये दर्शाता है कि भारत की सरकार और भारत के लोग नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति कितने संवेदना रखते हैं और एक विश्वव्यापी जो पर्यावरण साफ करना, पर्यावरण को संभालने का जो एक बड़ा यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें भारत की भूमिका भी दर्शाता है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण के जो नुकसान होते हैं उसको रोकने में बहुत बड़े कदम उठा रहा है। साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगेंगे देश भर में, इससे अलग अलग इलाकों में सौर ऊर्जा उत्पादन होगी, इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी स्थापित हो जाती है और जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको निर्धारित कम दामों पे बिजली मिल सके, इसमें इसका जरूर योगदान है। 2022 तक आप लोगों ने कहा है कि 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी से बिजली बढ़ेगी, तो ये जो आज प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है आप लोगों ने किया है, इसमें कितना ये इन्हांस करेगा, कितनी कैपेसिटी इन्हांस करेगा और कितना लक्ष्य को पूरा करेगा? ये 1 लाख मेगावाट जो लक्ष्य रखा है उसी की एक कड़ी है ये, क्योंकि हमने पाया है कि जब हम बड़े स्केल पे सोलर पार्क्स के द्वारा बिजली के उत्पादन करते हैं तो उसमें बिजली की कीमत भी घटती है। हाल ही में रेवा मध्य प्रदेश में जो बहुत पारदर्शिता से बिडिंग करके सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट दिए गए, उसमें ₹2.97 ₹2.97 फर्स्ट ईयर टैरिफ, 5 पैसा वृद्धि होगी 15 वर्ष, तो ₹3.30 लेवलाइज टैरिफ, जो आज कोयले से भी जो बिजली बनती है उससे भी कम है। ये टैरिफ आया है और ये शायद एक विश्व के लिए बहुत अच्छा संकेत भारत ने भेजा। सतलुज जल निगम के साथ जो हुआ वो क्लीन एनर्जी और भारत को कितनी बिजली मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत मजबूत है और मजबूत होते जा रहे हैं। अरुण 3 एक और प्रोजेक्ट है जो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को भी सुधारता है, दोनों देशों के बीच, लोगों के बीच में भी संबंध सुधारता है।